तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आपको पेपर अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखनी है। इसके अलावा ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में, बस आपको बेसिक सी चीजें याद रखनी है। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी पार्ट आती है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के बाद, वो है पेपर एनालिसिस की। भैया पेपर एनालिसिस क्या चीज होती है? हमें तो बस अटेम्प्ट करना होता है और बस पेपर हो गया। नहीं, अगर आप उस पेपर की एनालिसिस नहीं कर रहे हो, जो कि पेपर पूरा होने के बाद शुरू होती है, तो एक्चुअल में आपने वो जेईई मेंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज अतन। मैंने जेईई मेंस एंड एडवांस 2024 क्वालिफाई किया था। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करें, एनालिसिस कैसे करें, या फिर मॉक टेस्ट करते वक्त क्या क्या याद रखना होता है, क्या चीजें करनी होती है, इन सब के बारे में। अच्छा भैया, ये सारी चीजें बता तो रहे हो, बट पहले हमें अपना स्कोर तो बताओ कि आपके स्कोर में लाइक कितना क्या था। हमें पता तो होना चाहिए कि हम जिस बंदे की बातें मान रहे हैं उसने खुद को लाइक कहीं ना कहीं प्रूव किया है या नहीं। तो भाई मेरा जेई मेंस में 201 आउट ऑफ 300 मार्क्स का स्कोर आया था, जिसमें मेरी 99.02 परसेंटाइल का स्कोर बना था। तो आई थिंक इतना काफी है लाइक ये बताने के लिए कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं और उनकी एनालिसिस कैसे करते हैं। तो लेट्स रोल द वीडियो। तो सबसे पहला डाउट होता है बच्चों का कि भैया हमें मॉक टेस्ट देना कहाँ से? हम कहीं रैंडम वेबसाइट से या फिर किसी भी रैंडम ऐप से हम मॉक टेस्ट डाउनलोड करें और उसे अटेम्प्ट करने लगे क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक रैंडम वेबसाइट या रैंडम एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करोगे जो भी मॉक टेस्ट, जरूरी नहीं कि वो आपके जेई मेंस या एडवांस से अलाइन करे। हो सकता है डिफरेंट सिलेबस या डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल पर बेस्ड हो, तो वो टेस्ट आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं करेगा। अब वो टेस्ट देते रहोगे बट आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअल जेई मेंस के अकॉर्डिंग इंप्रूव नहीं हो रही होगी। आपको करना क्या है, जो जेई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर है उन्हीं को आपको डाउनलोड करना है और उन्हीं को मॉक टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करना है। या फिर आप जिस भी कोचिंग में एनरोल्ड हो, वो कोचिंग आपको आपको जो भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रही है उस टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है। वही टेस्ट सीरीज आप फॉलो करो और उसी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करो। वो बिल्कुल रिलेवेंट होगी आपकी जेई मेन से एडवांस से, और उसी सिलेबस और उसी डिफिकल्टी लेवल पर बेस्ड हो। अब अगर हम बात करें कि जब हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उस वक्त हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, तो सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं, सपोज आपने एक चैप्टर कोई है, सपोज थर्मोडायनेमिक्स जो आपने नहीं पढ़ा, तो बच्चे क्या करते हैं, अगर थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आता है तो देखते ही उसको स्किप कर देते हैं। उसको ढंग से देखते तक नहीं है, लाइक एक बार रीड आउट भी नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। भैया इसमें क्या गलती, थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा तो उसका क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि कई बार आपको देखने से लग रहा होता है कि ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है और वो तो मैंने पढ़ा नहीं है तो स्किप कर दो, बट एक्चुअल में उस क्वेश्चन में थर्मोडायनेमिक्स का हो सकता है कॉन्सेप्ट यूज ही ना हो रहा। ऐसा मेरे साथ मेरे एक्चुअल जेई मेंस में हुआ था। एक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का था, मैंने उस क्वेश्चन को रीड आउट करा, मुझे लगा ये थर्मो से किसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, बट ऐसा नहीं था। उस क्वेश्चन में एनर्जी रिलीज इन द एडियाबेटिक प्रोसेस और एक प्रोसेस का पूरा ग्राफ दे रखा था, ऐसा कुछ पूछा था। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे लगा थर्मो का है। मैंने ऑप्शंस देखे, ऑप्शन में चार डिफरेंट वैल्यू थी और उन चार डिफरेंट वैल्यू की चार डिफरेंट यूनिट्स थी। किसी की यूनिट न्यूटन थी, किसी की यूनिट कुछ, किसी की कुछ। एक यूनिट की लाइक एक ऑप्शन की यूनिट जूल में थी। तो ऑफकोर्स जब एनर्जी रिलीज पूछा है तो उसका ऑप्शन या फिर जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट जूल होने वाली है। तो तीन ऑप्शन स्किप हो गए, वो जूल वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। एक्चुअल में ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का था ही नहीं। काइंड ऑफ बस आपको यूनिट की जानकारी हो तो आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अब कोई थर्मोडायनेमिक्स वाला बच्चा होता जिसने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी होती, वो तो इसको स्किप कर देता। यहाँ पर वो अपने फ्री के 4 नंबर छोड़ देता। तो आपको हर एक क्वेश्चन प्रॉपरली विजिट करना है, हर एक क्वेश्चन प्रॉपरली रीड आउट करना है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि आप बाद में आकर कहो कि इस क्वेश्चन तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया, ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। इससे आप एक बहुत बड़ी गलती करने से बचते हो सकता है यूनिट डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो जो आपको इजीली सॉल्व करने को मिल जाए, पर आप अगर वहां तक पहुंचोगे ही नहीं तो आपको उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो ये गलती आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा अगर मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जेई मेंस के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें जितने भी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं कि बड़े बड़े पैराग्राफ बेस्ड हो गए, कंप्रेहेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए जेई मेंस या एडवांस के, वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा सा टॉपिक की थ्योरी दे रखी होती है और फिर जो बाद में चार पांच क्वेश्चंस होते हैं उसी कंप्रीहेंशन पर बेस्ड, वो कहीं ना कहीं इजियर साइड पर लाए करते हैं। पर कई बच्चे क्या करते हैं, बड़ा सा कंप्रीहेंशन देखकर ही डर जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं या सोचते हैं बाद में अटेम्प्ट करेंगे। एक्चुअल में वो क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि वो कहीं ना कहीं इजियर साइड पर लाए करते हैं। तो ये जो गलती बच्चे करते हैं कि बड़ा सा कंप्रेहेंशन या बड़ा सा क्वेश्चन देखकर स्किप कर दिया, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस बड़े से क्वेश्चन का लाइक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन हो रहा होता है। आप ऐसे क्वेश्चंस में लाइन वाइज लाइन पढ़ो, जो भी इंफॉर्मेशन दी है प्रॉपर्ली नोट करो, लास्ट में जो चीज पूछी है उसको कैलकुलेट करो, और ये इस सिंपल तरीके से बहुत आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बस बड़े क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है कि इसमें बहुत सारी चीजें होंगी या बहुत टफ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। इसके अलावा अब अगर अटेम्प्टिंग की एक और स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो होती है तुक्का स्ट्रेटेजी, जो कि मेरे ख्याल से कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। स्ट्रेटेजी होती है आप प्रॉपर प्लानिंग करो, चीजों को सही ढंग से करो और अपनी नॉलेज बेस पर उस चीजों को इंप्लीमेंट करो। तुक्का स्ट्रेटेजी आप ऐसे कह सकते हो एक काम चलाऊ स्ट्रेटेजी है। अगर आप जेई मेंस या जेई एडवांस के लिए प्रॉपरली सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी होती भी है, आप ये अभी के लिए भूल जाओ। तुक्का स्ट्रेटेजी हमेशा आपको एक नेगेटिव साइड में लाकर खड़ा करेगी। अगर आप एकदम रैंडम तुक्के मार रहे हो, आप तुक्के ना ही मारो, वो ज्यादा अच्छी चीज रहेगी। अगर आप अपना पेपर प्रॉपरली दे रहे हो,
लाइक कोई बंदा जो सीरियस नहीं है, जिसको बस मजे मजे में जेई मेंस देना है, वो जाए तुक्के मार के आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जो कि प्रॉपर एक अच्छा स्कोर क्रॉस करना चाहते हो, एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हो, वो अगर तुक्के मारेगा तो नेगेटिव हाथ में लेकर आएगा इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव। तो तुक्के आपको नहीं मारने हैं। मुझे भी पता है कई बार मन कर जाता है कि अरे इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, और तुक्का मार दे रहा है। बट मैं फिर भी कहूंगा कि अगर हो सके, जितना हो सके, तुक्का मारने से आप बचो। लाइक जब आप तुक्का मार रहे होते हो, आपको लग रहा होता है माइनस तो वन होगा, बट एक्चुअल में अगर आप क्रिटिकली सोचो, वो माइनस वन नहीं, माइनस फाइव हो रहा होता है। तो आपको तुक्का मारने से जितना हो सके बचना है। अनटिल और अनलेस आपको बिल्कुल श्योरिटी ना आ जाए कि हाँ यही आंसर हो सकता है, बस मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे मेथड नहीं पता है, बस कुछ कुछ करके आपने सोचा है और आपको कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा है कि आंसर इसका यही है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है। हाँ, अगर आप चार ऑप्शन में से तीन एलिमिनेट कर दो, या फिर दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, दो ऑप्शन या एक ही ऑप्शन बचा, देन आप वो तुक्का लगा सकते हो, भले ही आपको वो आंसर आता हो ना हो तो। बट एकदम रैंडम तुक्का मारना कि ये बस एक क्वेश्चन आया, आपने ना क्वेश्चन पता है, ना कॉन्सेप्ट पता है, ना ऑप्शन की कुछ आपको पता चल रहा है क्या कौन सा सही है, बस रैंडम तुक्का मार दिया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। तो ये तो सारी बेसिक सी चीजें हो गई पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। अब बात आती है पेपर एनालिसिस की। भैया पेपर एनालिसिस क्या होती है? पेपर एनालिसिस करनी जरूरी होती है क्या? हाँ। अगर आप कोई भी, मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर आप पेपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो सोच लेना आपने वो मॉक टेस्ट कभी दिया ही नहीं। आपको एक मॉक टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस जरूर करनी है। अगर मॉक टेस्ट की एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो अपना जेई सच में बर्बाद कर लोगे। मॉक टेस्ट की एनालिसिस मॉक टेस्ट देने से भी ज्यादा जरूरी है। एक्चुअल में जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो आप क्वेश्चंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहली कैटेगरी, जो कि यूजलेस कैटेगरी है, उन क्वेश्चंस की जो आपसे एक बार में बन गए और आपने उनमें कोई मिस्टेक नहीं करी। ये कैटेगरी आपको कुछ सिखाकर नहीं जाएगी, बस आपने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करें, इसका कॉन्फिडेंस रखिए और उन क्वेश्चंस को हटा दीजिए। दूसरी कैटेगरी, वो क्वेश्चंस जिनका आंसर गलत आया, क्योंकि आपने शायद गलती से गलत आंसर टिक कर दिया या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, कोई भी रीजन हो सकता है, बट आपको क्वेश्चन आता था, ये क्वेश्चन भी साइड में कर दीजिए। ये चीजें आपके साथ टाइम के साथ इंप्रूव हो जाएंगी। अभी जेई मेंस में बहुत टाइम है, तो आप ये चीज टाइम के साथ इंप्रूव कर लोगे। अब तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो आपको सबसे ज्यादा सिखाकर जाएगी और जेई मेंस में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, वो होती है उन क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस आपसे एक बार में नहीं बने, या फिर जिन क्वेश्चंस का मतलब आप नहीं सॉल्व कर पाए जिन क्वेश्चंस को। इसके दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला, आपने जो कॉन्सेप्ट यूज किया उन क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं यूज होना था, या फिर जो कॉन्सेप्ट यूज किया वो कॉन्सेप्ट आपने गलत तरीके से अप्लाई कर दिया, या फिर आपने वो जो कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में यूज होना था वो पढ़ा ही नहीं है, आपके नोट्स में ही नहीं लिखा है। तो ये तीन कैटेगरीज पर हम बात करेंगे। एक्चुअल में पहली दो कैटेगरीज पर इतनी बात करने के लिए कुछ है नहीं, वो यूजलेस कैटेगरी है। ये जो थर्ड कैटेगरी है, इस पर हम अच्छे से बात करेंगे और कैसे एनालिसिस करनी है वो देखते हैं। तो हम एक आइडियल केस लेके चलते हैं कि आपने 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे अपने मॉक टेस्ट में, जिसमें से 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में आ रहे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब जो बचे 25 क्वेश्चंस हैं जो कैटेगरी 3 के हैं, उसमें से 15 क्वेश्चन वो हैं जिनमें आपको कॉन्सेप्ट आता था बट आपने गलत अप्लाई करा, और बचे 10 क्वेश्चन वो हैं जिनका कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं आता था, आपने पढ़ा ही नहीं है उन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट। तो अभी जो 15 क्वेश्चन है जो आपने गलत करे, जिस भी कॉन्सेप्ट के थे, आप एक पेपर लेंगे और वो 15 क्वेश्चन के उन कॉन्सेप्ट को लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये वाला मेरा गलत हुआ क्योंकि इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगनी थी और मैंने सही से इंप्लीमेंट नहीं करी, तो आप वो टॉपिक लिखोगे वेट। उसके बाद हो सकता है कोई और टॉपिक हो जो आपने गलत करा हो, ऐसे आप सारे कॉन्सेप्ट लिखोगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे थे बट आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल वेट हो सकता है, किसी में लाइक टॉर्क की थ्योरी हो सकती है, किसी में कोई और बेसिक थ्योरी हो सकती है, कोई हो सकता है काइनेटिक थ्योरी का लाइक डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड हो, तो वो आप सारे कॉन्सेप्ट ऐसे लिख लोगे। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की हो, तो आप वो जब सारे टॉपिक्स लिख लोगे, उसके बाद आपकी ड्यूटी होगी अगला, जब भी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करो, उस मॉक टेस्ट में जाने से पहले उन सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट एक बार रिवाइज करो, और रिवाइज करके उनका इंप्लीमेंटेशन देखो कि उन टॉपिक्स को इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि टॉपिक तो आपको आता था लेकिन आप सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए क्वेश्चन में। तो भैया क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करें, ये हम कैसे लाइक कर सकते हैं? क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसके लिए काम आती है क्लास इलस्ट्रेशंस, जो कि आपकी नोट्स में होनी चाहिए। मैंने अपनी ड्रॉपर स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बता रखा है कि आप नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स में आपके वो क्लास इलस्ट्रेशंस होनी चाहिए और उन क्लास इलस्ट्रेशन से आपको क्वेश्चन इंप्लीमेंट करना आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो उन 10 क्वेश्चंस की बात आती है जिनका हमने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा। वो 10 क्वेश्चन जिनका आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, ऐसा हो सकता है अगर आप किसी अच्छी कोचिंग को फॉलो कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स और मैथ में ये चीज ना हो कि आपने कॉन्सेप्ट ही ना पढ़ा, क्योंकि फिजिक्स और मैथ में ऑलमोस्ट आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे होंगे। ये जो कॉन्सेप्ट की वेरिएबिलिटी आती है, ये आती है केमिस्ट्री में, मेनली फिजिकल केमिस्ट्री में भी नहीं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में, कि हो सकता है क्वेश्चन में कोई एक ऐसी रिएक्शन पूछ ली हो जो आपने नहीं पढ़ी हो।
तो आपको उस चीज से डिमोटिवेट नहीं होना है। ऐसा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे साथ बहुत होता था और ऑर्गेनिक में भी कभी कभी हो जाता था। तो ऐसे में आपको वो क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर देखना है, गूगल लेंस से या फिर किसी भी रैंडम ऐप से उसका एक सोल्यूशन देख लेना है, वो सोल्यूशन पढ़ लेना है, और जब आपको वो सोल्यूशन समझ में आ जाए तो उसको अपनी थ्योरी में ऐड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनऑर्गेनिक की पूरे अच्छे से नोट्स बनाए थे, पूरी अच्छे से पढ़ी थी, बट स्टिल कभी कभी क्वेश्चन आ जाता था कि ये रिएक्शन हो रही है, बताओ ये कंपाउंड कौन सा है, इसमें ब्लू फ्लेम निकल रही है, नहीं पता होता था। तो उसमें मैं ये करता था कि उसका आंसर देख लिया, उस आंसर देखने के बाद वो चीज या वो रिएक्शन समझ ली और उसको अपने नोट्स में ऐड कर लिया। और ये चीज आपको आपके एक्चुअल जेई मेंस तक करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आप जेई मेंस से 7-8 दिन पहले भी कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो, और हो सकता है कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपसे उस टाइम सॉल्व ना हो पाए, आपने पढ़ा ही ना हो। इसमें आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि आपको अपनी थ्योरी में ऐड कर लेनी है ये चीज टाइम के साथ। आपको कल परसों जेई मेंस नहीं देना है, अभी अच्छा खासा टाइम है, 7-8 महीने हैं। तो तब तक आप इस चीज को करते करते काफी इंप्रूव कर जाओगे। अब एक लास्ट चीज कि भैया एग्जाम देते जा रहे हैं, मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं, बट मार्क्स नहीं आ रहे, इतने सारे मैं टेस्ट दे दिए हैं, मार्क्स नहीं आ रहे, इस चीज से बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो। एक चीज हमेशा याद रखो कि आपको बस काम करते जाना है, अपना कर्म करते जाना है, मार्क्स नहीं आ रहा है ये सब नहीं देखना है। मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, आपका कर्म हो गया। अगले मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो दोबारा एनालिसिस करो, और अच्छी एनालिसिस करो कि कहाँ दिक्कत रह रही है। वो दिक्कत यहाँ बैठकर मैं नहीं बता सकता, आप जितने भी लोग हो सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, वो आपको अपने घर बैठकर खुद पेन कॉपी उठाकर लिखनी पड़ेगी कि ये टॉपिक में दिक्कत है, इस टॉपिक में दिक्कत है, और वो टाइम के साथ आपको खुद सोल्व करनी पड़ेगी। एक चीज मैं साफ साफ कहूंगा, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जाते हो तो आप पहले दिन जिम जाते हो, आपसे क्या पहले ही दिन आप 50-50 किलो के डंबल उठाने लगते हो, या 50 किलो की आप एकदम डेडलिफ्ट मारने लगते हो? नहीं, आप शुरू करते हो नॉर्मल पुशअप से या फिर 2.5-2.5 किलो के डंबल से, और आप बाकी सबको देखकर डीमोटिवेट हो रहे होते हो कि ये लोग तो इतना सारा हैवी वेट उठा रहे हैं। तो वही आपके साथ एक्चुअल मॉक टेस्ट में हो रहा है। आप भले ही दूसरों को देख रहे हो कि उसके तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, इसके इतने आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे हैं, ये भी तो देखो क्या अभी आपने बस शुरू करा है। हाँ, अगर आप बहुत लंबे टाइम से टेस्ट देते आ रहे हो फिर भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो आपको फिर ध्यान देने की जरूरत है। बट अगर आपने अभी शुरू करा है तो आपको इस फेज से गुजरना पड़ेगा। जब भी आप स्ट्रेंथ की तरफ जाना चाहते हो तो पहले आपको वीकनेस को फेस करना पड़ता है। समझ रहे हो? जब भी आप लाइक बहुत अच्छी तरफ जाना चाहते हो, एक बहुत बुरी चीज से निकल के गुजरना पड़ता है। तो ये वही चीज है, जब आप लाइब्रेरी शुरू करते हो, आप बाकियों को देख रहे होते हो इतने जल्दी जल्दी इतनी सारी मोटी मोटी बुक्स पढ़ रहे हैं, आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो, अभी आपने शुरू करा है। तो ये चीज आप समझो, एक अच्छी चीज पर जाने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो अगर अभी इन चीज से डिमोटिवेट हो गए और टेस्ट देना ही छोड़ दिया, तो अपनी जेई की जर्नी बर्बाद कर लोगे। बट अगर इस चीज को एक मोटिवेशन की तरह लेते रहे, कंसिस्टेंसी के साथ बस टेस्ट देते रहे, धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। ऐसा मैंने बहुतों का इंप्रूव होते हुए देखा है कि शुरू में बहुत लो लेवल पर आ रहे थे, फिर एकदम से स्कोर इंप्रूव हुआ, कॉन्फिडेंस आ गया, और फिर स्कोर कंसिस्टेंट रहा और इंप्रूव होता चला गया। तो ऐसा आपके साथ भी हो जाएगा। बट अभी आपको जरूरत है डीमोटिवेट ना होकर एनालिसिस ज्यादा करो, तैयारी अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट अच्छे से करना सीखो, और टेस्ट देते रहो। बाकी जो लोगों का ये सोचना है कि मुझे तो भाई मार्क्स लाने हैं, मार्क्स नहीं आ रहा है, मैं टेस्ट देना छोड़ दूंगा, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, जेई एक स्प्रिंट नहीं है, जेई एक लंबी मैराथन है, जिसमें तेज दौड़ना जरूरी नहीं है, धीरे धीरे ही सही, बट उस मैराथन को पूरा करना जरूरी है। तो अभी मार्क्स नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, एक टाइम आएगा जब मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। और ये मैंने होते हुए देखा है और उसी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, बस टेस्ट देते रहना है, और टेस्ट ना देना एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो टेस्ट जरूर दो, और टेस्ट देना बिल्कुल मत छोड़ो। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, कैसे देना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, और उसके बाद उसकी एनालिसिस कैसे करनी है। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये चीज आप फॉलो करो, ये चीज आपको एक्चुअल में हेल्प करेगी। और इसके अलावा आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी जेई की जर्नी में, लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा, और इससे हमें हमारी नेक्स्ट वीडियो में हेल्प होगी कि वो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। बाकी अच्छे से पढ़ते रहो और तैयारी करते रहो, रुकना नहीं है, क्योंकि रुकना मना है।